नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन मेहता पीएसपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। एक बार पुनः हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक था प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, हम उसी टॉपिक को और आगे पढ़ेंगे। जैसा हम लोगों ने कल 2 स्टेप्स पढ़ी थी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में। पहला जो था वो था लाइट रिएक्शन के अंतर्गत। लाइट रिएक्शन में जो 4 स्टेप्स बताई थी मैंने आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अवशोषण जो था। दूसरा जो स्टेप था जिसमें हमने इमर्सन इफेक्ट और रेड ड्रॉप या फिर वर्णक तंत्र के बारे में हमने पढ़ा था। तीसरा जो टॉपिक है हमारा, तीसरा जो पॉइंट है इस लाइट रिएक्शन के अंतर्गत वो है जल का प्रकाशिकी अवघटन यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। एंड चौथा और फाइनल जो रहेगा वो हमारा टॉपिक होगा आज के इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी प्रकाशिकीय फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया। तो इस तरह से हम आज इस क्लास में आगे के 2 बचे हुए 2 जो सब टॉपिक थे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। मैं एक बार फ्लो डायग्राम फिर से बता देता हूँ। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था ये 2 पॉइंट्स, 2 चीज़ें कि लाइट प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है, या हम कह सकते हैं 2 क्रिया विधियों से। और अभी हम पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के 4 टॉपिक मैंने बताए थे। पहला जो था वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या जिसे हम कहते हैं लाइट एंड इट्स एब्जॉर्प्शन। ओके, दूसरा जो चरण था हमारा जो है इमर्सन इफेक्ट एंड पिगमेंट सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा चौथा, तीसरा जो पॉइंट है वो आज होगा हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और चौथा जो चरण है जिसमें हम बात करेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, तो ये आज के हमारे टॉपिक है जिनमें हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। मैं थोड़ा आपको एक हिंट्स दे देता हूँ। जिसमें हमने फर्स्ट में देखा था कि प्लांट के द्वारा जो सबसे पहले लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। ये प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण जो होता है वो फोटोन या कणों के रूप में या क्वांटम के रूप में, क्वांटा के रूप में होता है। और फिर ये जो क्वांटा है ये क्या होता है, प्रकाश जो पिगमेंट सिस्टम है उसमें क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन के बाद में इस प्रकाश का उपयोग करके वो एक्टिवेट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। और वो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों को प्राप्त होता हुआ या तो वापस आएगा या फिर नया प्रोडक्ट बना देगा। तो ये प्रकाश का एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें प्रकाश जो कि दृश्य प्रकाश जिसे हम कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम के प्रकाश का अवशोषण होता है इसके अंतर्गत। फिर हमने देखा था इमर्सन इफेक्ट कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हम एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को आपतित करते हैं, प्लांट को देते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्लांट जो होता है उसमें सुचारू रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेकिन और वो क्या था, वो 650 to 682 nm का, मतलब 650 से 680 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जब दिया जाता है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो काफ़ी प्रभावी होती है, काफ़ी इफेक्टिव होती है, अच्छी होती है। लेकिन जब हम इस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को बढ़ा देते हैं और हम 680 यानी 680 से एबोव लैम्डा या तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ की लाइट जब उस प्लांट पे
उस प्लांट को एक्सपोज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है, वो गिर जाती है, ड्रॉप हो जाती है। और इसी को हमने कहा था रेड ड्रॉप, या क्योंकि यहाँ पर रेड ड्रॉप का मतलब ये है कि यहाँ पर लाल रंग का जो प्रकाश है उसकी अधिक तरंगदैर्घ्यता वाला प्रकाश हम जब प्लांट पे आपतित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर का गिरना, डाउन होना, ये ड्रॉप कहलाता है। तो रेड मतलब लाल, और ड्रॉप लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, और ड्रॉप यानी गिरावट प्रकाश संश्लेषण की दर में। यहाँ पर इस वजह से इसको रेड ड्रॉप कहा। इसको इमर्सन इफेक्ट भी कहा जाता है। इमर्सन और उनके साथियों ने बाद में ये प्रैक्टिकल और आगे बढ़ाया, और उन्होंने वापस से उस प्लांट पे 680 से कम प्रकाश तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित किया, और उन्होंने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की दर में वापस क्या हुई, इम्प्रूवमेंट हुई, वापस बढ़ोतरी हुई। तो इस तरह से उसको उन्होंने क्या कहा, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट के नाम से, या इमर्सन का वृद्धि प्रभाव उसे कहा। और इस तरह से इमर्सन के इस प्रभाव को हमने यहाँ पर स्टडी किया। और फिर हमने देखा था वर्णक तंत्र, पिगमेंट सिस्टम। पिगमेंट सिस्टम मैंने कल बताया था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पिगमेंट सिस्टम 1 और PS1 और PS2। पिगमेंट सिस्टम 1 के बारे में थोड़ा और बता दूं मैं आपको, कल बताया था मैंने आपको, एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं, कि यहाँ पर क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल के लगभग 200 मॉलिक्यूल और कैरोटेनॉइड्स के 50 मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो एक क्वांटोसॉम्स के अंदर इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो बीच में इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्लोरोफिल ए का जिसकी तरंगदैर्घ्य या जिसके प्रकाश संश्लेषण या जो 700 nm तक के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। तो ऐसा एक तरंग जिसे हमने रिएक्शन सेंटर कहा, और इसको चारों तरफ क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स के मॉलिक्यूल जो है वो उसको घेरे हुए रहते हैं। यहाँ से ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, और ये जब ये लाइट जो एब्जॉर्ब करने के बाद में ये इसको ट्रांसफर करता है, और यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। ओके, तो ये P700, उसी तरह से P680 भी होता है, जो कि PS2 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दो सिस्टम हमने कल पढ़े थे, हम लगभग दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी है, जहाँ पर दोनों की बनावट लगभग एक जैसी है, मैंने कल बताया था आपको। आज हम बात करेंगे कि जल का प्रकाशिकी अपघटन कैसे होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है उसमें उसकी क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में क्रिया करता है और ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन बनाता है, और साथ में जल का भी निष्कासन करता है। तो इस सभी ये जो क्रिया है, रिएक्शन, रॉ रिएक्शन जो है, इस रॉ रिएक्शन को अगर हम माइंड में लाएं तो हमने देखा कि यहाँ पर जल की आवश्यकता होती है। तो जल की वास्तव में इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या आवश्यकता होती है, क्यों जरूरत पड़ी? तो प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर जल का अपघटन होता है, प्रकाशिक, और जिसे हम कहते हैं प्रकाशिकी अपघटन या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन या प्रकाशिकी अपघटन या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। और इससे क्या होगा? इससे ये जो वाटर है वो H+ और OH- आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ओके। तो ये अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के दौरान होता है। मतलब जब हम आगे का जो स्टेप है हमारा फास्फोराइलेशन, तो 2 तरह का या 3 तरह का फास्फोराइलेशन साइकिल होता है। एक तो नॉन साइक्लिक होता है, एक साइक्लिक होता है, एक नॉन साइक्लिक होता है, और तीसरा जो होता है वो सूडो साइक्लिक होता है। तो इस तरह से 3 तरह के प्रकाश फास्फोरिलीकरण हम आगे की टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। पर उसी के दौरान उसमें ही एक जो अचक्रीय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, या अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के दौरान क्या होता है कि यहाँ पर विक्रिया केंद्र से, मतलब मैंने बताया था आपको रिएक्शन सेंटर क्या है, ये हमारा P680 है ना, क्योंकि हमने बताया P सेकेंड है, यहाँ पे PS सेकेंड, तो यहाँ पर P680 ये जो होगा, और ये नॉन साइक्लिक में पार्टिसिपेट करता है केवल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा रिएक्शन सेंटर है,
ये रिएक्शन सेंटर जो होगा वो क्या करेगा, प्रकाश को अवशोषित करने के पश्चात, प्रकाश का अवशोषण करने के पश्चात ये अभिक्रिया केंद्र जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा तो ये रिएक्शन सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब इस इलेक्ट्रॉन या हमारा जो अभिक्रिया केंद्र है या रिएक्शन सेंटर है, उस रिएक्शन सेंटर को वापस से अपचयित करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नॉन साइक्लिक पाथवे है। नॉन साइक्लिक पाथवे में हम देखेंगे आगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन वापस साइक्लिक प्रोसेस में यहाँ पर नहीं आता है। ये इस वजह से अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इस इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र को वापस से अपचयित या रिड्यूस कौन करेगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मेम्ब्रेन जो क्वांटोसोम्स होते हैं, क्वांटोसोम्स की जो मेम्ब्रेन होती है, हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन ग्रेना की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन पर दबाव बनता है। उन दबाव के कारण जल के अणु जो होते हैं वो विघटित हो जाते हैं, और ये विघटित होकर क्या करते हैं, जैसे 4 जल के अणु यहाँ पर क्या होते हैं, OH माइनस और 4 OH माइनस और 4H प्लस, सॉरी यहाँ पर थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा आपको, मैं इस रिएक्शंस को पूरा लिखने के लिए 4 प्लस 4H प्लस। तो इस तरह से वाटर का जो मॉलिक्यूल था वो स्प्लिट हुआ किसकी प्रेजेंस में, Mn मैंगनीज की प्रेजेंस में, और ऐसी स्थिति में क्लोरीन माइन की प्रेजेंस में। तो क्या हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर OH माइनस आयन और H प्लस आयन के 4 आयन बनाती है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो OH माइनस है, ऐसे 4 OH माइनस आयन जो थे वो रिशफल होते हैं और क्या करते हैं, अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं बारी बारी से, और वापस से क्या बन जाते हैं, ये 4 OH बन जाते हैं और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ये इनसे निकल जाते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में हमारा 4 OH अब क्या हो गया, एक तरह से ऑक्सीकृत हो गया है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये वापस से रीशफल होगा और 2H2O में कन्वर्ट हो जाता है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में काम आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये वापस से मॉलिक्यूल बना, जल का मॉलिक्यूल बनाएगा 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मुक्त करेगा। तो इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी हमारी, ओवरऑल रिएक्शन होगी 4H2O विल गिव 2H2O प्लस 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज। ओके, तो ये कंप्लीट रिएक्शन होती है। यहाँ पर अब मैं आपको, ये तो मैंने एक इक्वेशन फॉर्म में बताया, लेकिन क्या हो रहा है कि जब वाटर के मॉलिक्यूल पे दबाव पड़ता है तो वो स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होने के बाद में ये क्या करेगा, OH आयन जो अलग हुआ है वो OH माइनस आयन जो है वो ऑक्सीकृत होकर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन वापस से P680 को दे देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त हुए हैं, तो हमारा देखा था हमने कि ये जो रिएक्शन सेंटर का जो इलेक्ट्रॉन न्यून, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकृत रिएक्शन सेंटर था, उसको जब वापस से ये इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वापस से अपचयित हो जाएगा, या हम कह सकते हैं रिड्यूस हो जाएगा। ओके, और इस तरह से इस संपूर्ण प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, एक तो हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करेगा, NADP को अपचयित करेगा, और NADP को अपचयित करके NADPH2 बनाएगा, और ये भी हम देखेंगे आगे, NADPH2 बनाएगा, और ऑक्सीजन इसमें बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में रिएक्शन में लिबरेट होती है, निकलती है। ओके, मैं एक बार बता देना चाहूँगा आपको फिर से क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के दौरान क्या होता है, P2 यानी P680 अपना एक इलेक्ट्रॉन, प्रकाश को अवशोषित करके अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है। तो ऐसी स्थिति में वो स्वयं क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। उसे वापस अपचयित करने के लिए क्या होता है कि जो क्वांटोसोम्स या ग्रेना की मेम्ब्रेन पे
जो जल के मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्या होते हैं, उन पे दबाव बनता है और दबाव बनने की वजह से ये जल के अणु जो होते हैं वो टूट जाते हैं और OH प्लस माइनस और OH माइनस प्लस H प्लस का निर्माण करते हैं। अब इनमें से ये OH माइनस आयन जो बना है वो OH माइनस आयन अपना माइनस आयन छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में क्या होगा, वो वापस से OH प्लस OH बना लेते हैं, OH बनाते हैं और ये OH रीशफल होके क्या कर लेगा, जल के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किए थे वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन उस PS सेकेंड यानी P680 रिएक्शन सेंटर वाले क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे वो वापस से रिड्यूस हो जाता है, अपचयित हो जाता है। और इस दौरान जो हाइड्रोजन के आयन बने हैं, ये हाइड्रोजन के आयन क्या करेंगे, फाइनली जब अचक्रीय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसमें प्रकाश ATP का निर्माण होता है, ATP निर्माण के साथ साथ NADPH2 का निर्माण भी होता है। तो ये NADP को इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में काम करता है, जो NADP इलेक्ट्रॉन को लेके NADP माइनस में बन जाता है और ये NADP माइनस क्या करेगा, H प्लस को ढूंढेगा। उस समय ये H प्लस आयन उसके साथ मिलकर NADPH2 को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ये जो H रिलीज हुआ है वो वहाँ पर काम आएगा और साथ में ही इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का भी लिबरेशन होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं हमारा, मैं समझ चुका हूँ, शायद आपको जैसा मानता हूँ कि समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप बता दीजिएगा मुझे जब भी कैसे भी मैसेज या कमेंट्स के थ्रू। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण या फोटोफॉस्फोराइलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब है प्रकाश की उपस्थिति में ATP का संश्लेषण, ये होता है हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन क्या ये ATP का निर्माण हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में होता है? नहीं। आपने अगर श्वसन की क्रिया पढ़ी होगी तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपने देखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर सरफेस पे यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और वहाँ पर भी ATP का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम ये फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है ये रिएक्शन, और यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही है उसमें ऑक्सीजन के बजाय यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्फोराइलेशन होता है, या हम कह सकते हैं ATP का संश्लेषण होता है, ATP का निर्माण होता है। इस वजह से इसको हमने क्या कहा, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण या फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, अब फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया जो होती है वो कैसे होती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया में यहाँ पर 2 चरणों में हो सकती है या अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर हम चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण की बात करें, ये 3 तरह से हो सकता है, फॉस्फोराइलेशन प्रकार का हो सकता है। एक तो चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, दूसरा अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, और तीसरा जो है वो सूडोसाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इस तरह से 3 तरह से हो सकता है, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक एंड सूडोसाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये 3 तरह के फॉस्फोराइलेशन को हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर पहला जो है वो है साइक्लिक, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, यानी एक चक्र रूप में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा phosphorylation means ATP formation in the presence of लाइट की प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन, ये इसका मतलब हो गया। ये कितने तरह से हो सकता है, तो मैंने बताया आपको 3 तरह से हो सकता है। जनरली आप पढ़ोगे 2 तरह का ही, तीसरा जो टाइप है हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं है वो। तीसरा, पहला जो हम देखते हैं वो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा जो है नॉन साइक्लिक
फोटो फॉस्फोराइलेशन, और तीसरा है स्यूडोसाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, तो पहले की बात करें, हम चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण की बात करें, तो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की जो क्रिया है वो केवल PS1 ही इसमें भाग लेता है। जैसे कि हमने दो प्रकाश तंत्र या पिगमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, हमने PS1 और PS फर्स्ट और PS सेकेंड, तो इन दोनों में से केवल चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की जो क्रिया है उसमें कौन भाग ले रहा है? केवल PS1 ही इसमें भाग ले रहा है, जिसमें क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर के रूप में क्लोरोफिल A का 700 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट में P700 से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा। मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप समझिए इस डायग्राम से, जहाँ पर आप देख सकते हो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में हम देख रहे हैं हमारा ये पूरा PS क्या है, PS फर्स्ट है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये रिएक्शन सेंटर को ये लाइट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हमारा जो रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल A का जो मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, और जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। ये इलेक्ट्रॉन जो त्यागा है वो पहले फेराडोक्सिन रिड्यूसिंग एज सब्सटेंस या फेराडोक्सिन को प्राप्त होता है, जो कि पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। फेराडोक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन पहले तो जाएगा साइटोक्रोम B6 को जाएगा। जब साइटोक्रोम B6 तक जाता है ये इलेक्ट्रॉन, तो जब भी आप मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही को स्थानांतरित होता है, आगे बढ़ता है, तब ये कुछ अमाउंट की एनर्जी को छोड़ देता है, या हम कह सकते हैं कुछ रिलीज करता है एनर्जी को, और वो रिलीज एनर्जी जो है वो ADP के द्वारा एक्वायर कर ली जाती है, और जिससे कि ADP से ATP का संश्लेषण होता है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे ही फेराडोक्सिन के पास में इलेक्ट्रॉन पहुंचा, तो फेराडोक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आगे साइटोक्रोम B6 तक जाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन ग्राही है। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्राही के बीचों मास में स्थानांतरित हो रहा है, तो इस दौरान यहाँ पर कुछ एनर्जी को रिड्यूस करेगा, रिलीज करेगा, और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है वो ADP के द्वारा ग्रहण की जाती है, और इससे ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होगा, साइटोक्रोम B6 से ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही तक पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुंचेगा। साइटोक्रोम B6 के बाद साइटोक्रोम F तक जाएगा। साइटोक्रोम F के पास जा रहा है, तब भी ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को रिलीज करता है, और वो रिलीज्ड एनर्जी जो है वो ADP के द्वारा एक्वायर करके प्राप्त करके उसको वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F से और आगे प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है, और प्लास्टोसाइनिन और इलेक्ट्रॉन ग्राही है। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करके इलेक्ट्रॉन को वापस आगे स्थानांतरित कर देगा, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन घुमा के कहाँ पर पहुंच गया, हमारा रिएक्शन सेंटर के पास में पहुंच गया। अब यहाँ पर इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहा? फोटोफॉस्फोराइलेशन क्योंकि यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा, क्यों साइक्लिक कहा? तो आप देख रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन एक चक्रीय पथ में गमन करते हुए विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ फाइनली किसके पास पहुंच जाता है, हमारा रिएक्शन सेंटर जो है उसके पास पहुंच जाता है। तो ये एक चक्र में अपना पाथ पूरा कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया कहते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल और केवल ATP का संश्लेषण हो रहा है। ओके, यहाँ पे न तो ऑक्सीजन बन रही है और न ही यहाँ पर NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको जल अपघटन या प्रकाशीय जल अपघटन या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रिया होती है या फोटोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो केवल नॉन साइक्लिक पाथवे में होती है। तो आप मान के चलिए कि जब ऑक्सीजन कहाँ बनती है, नॉन साइक्लिक पाथवे में ही बनेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ही जल का प्रकाशिकी अपघटन होता है, इस वजह से ऑक्सीजन वहाँ पर मुक्त होगी। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस जो यहाँ पर है, इस साइक्लिक प्रोसेस में न तो NADPH2 बनेगा और न ही ऑक्सीजन का लिबरेशन होगा, ये मान के चलिएगा। तो
समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं और आगे नेक्स्ट बढ़ता हूँ। हमारा जो दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन कैसे अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण करता है या यहाँ पर कैसे इस तरह रिएक्शंस आगे चलती है, ये सब लाइट रिएक्शन के पार्ट्स है ना। तो अब यहाँ पर इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर दोनों वर्णक तंत्र काम में आते हैं, PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट, दोनों ही हमारा पिगमेंट सिस्टम जो है या वर्णक तंत्र है या प्रकाश फोटो सिस्टम है, ये क्या है, दोनों ही यहाँ पर काम में आते हैं, दोनों ही भाग लेते हैं इसमें, और दोनों वर्णक तंत्रों में वर्णकों द्वारा प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये दोनों ही भाग ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड है और ये फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम 1 दोनों ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लाइट को अवशोषित कर रहे हैं। और ये जनरली जो नॉन साइक्लिक पाथवे होता है, मैंने बताया था आपको कि चक्रीय फास्फोरिलीकरण जो होता है वो प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाया जाता है, केवल केस में हो रहा है प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में होता है। लेकिन अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है वो सभी हरे पादपों में होता है, मतलब ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया होती है। तो इसमें दोनों वर्णक तंत्र जो होते हैं वो प्रकाश का अवशोषण करते हैं और इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहाँ पर एक दिशीय होता है, मतलब वापस से रिपीट होके ये वापस नहीं आने वाले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या हो रहा है इसमें कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पर इसकी हम बात करें कि हमारा जो P680 यानी PS सेकेंड जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में एनर्जी को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमारा जो रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो कहाँ पे जाएगा, तो पहला जो हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो है प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा और ये प्लास्टोक्विनोन जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, साइटोक्रोम B6 को देगा। साइटोक्रोम B6 से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F में जाएगा। अब यहाँ पर साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जा रहा है, तो उस दौरान जो कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है उसका वापस से ADP से ATP में कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक ATP मॉलिक्यूल बन रहा है। अब साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा। प्लास्टोसाइनिन ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था कि जो वहाँ पर PS1 जो था वो इलेक्ट्रॉन जब प्लास्टोसाइनिन तक पहुँच रहा था तो प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन वापस से रिएक्शन सेंटर तक जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से हमारा दूसरे फोटो सिस्टम में एंटर करता है, यानी जो दूसरा यानी फोटो सिस्टम 1 जो था हमारा PS1 जो है यहाँ पर उसमें एंटर कर जाता है, या हम कह सकते हैं कि उस तक पहुँच जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन भी एमिट होगा यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एमिट हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, फेरोडॉक्सिन के पास गया। फेरोडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एक इलेक्ट्रॉन ग्राही NADP तक पहुँचता है। NADP एक इलेक्ट्रॉन ग्राही है, जैसे ही ये NADP तक पहुँचेगा तो NADP ये इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, इसको वापस से न्यूट्रलाइज होने के लिए क्या है, एक हाइड्रोजन आयन की जरूरत पड़ेगी, या हम कह सकते हैं H+ आयन की या प्लस आयन की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे इस दौरान क्या हो रहा है। तो आपने देखा कि ये NADP आयन बन गया, नेगेटिव चार्ज आयन बन गया ये NADP। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब फोटो सिस्टम सेकेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन खोया तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो गया, वो ऑक्सीकृत हो गया। अब वो ऑक्सीकृत हो गया है तो उसको वापस से इलेक्ट्रॉन की दरकार है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा वापस से अपचयित होने के लिए, तो मैंने बताया था आपको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यहाँ पर क्रिया होगी, यानी जल का प्रकाशिकी अपघटन यहाँ पर होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जल का प्रकाशिकी अपघटन हो रहा है। जल के प्रकाशिकी अपघटन से ये
इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल H+ और OH- में कन्वर्ट हुआ। ये OH- आयन अपने माइनस यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम सेकंड के पास जा रहे हैं और उसको वापस से रिड्यूस कर रहा है। और इस दौरान यहाँ पर आप देख सकते हो H+ आयन रिलीज हुए हैं। अब ये H+ आयन कहाँ जाएंगे, तो ये H+ आयन मैंने बताया था आपको NADP नेगेटिवली चार्ज आयन इसका वेट कर रहा है पहले से ही, तो ये यहाँ पर जाएंगे और इसको NADPH2 में कन्वर्ट कर देगा। एक बार में NADPH और दूसरा हाइड्रोजन लगते ही NADPH बन जाएगा, जो कि एक एनर्जी करेंसी के रूप में काम में आता है। तो इस दौरान आपने देखा कि क्या हुआ, एक नॉन साइक्लिक पाथवे में फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ। पर इस दौरान एक मज़ेदार बात देखिए आप कि यहाँ पर ATP का भी फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन भी बनी यहाँ पर और साथ में NADPH2 भी फॉर्म हुआ। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन का ये जो प्रोसेस है साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये ऑल ग्रीन प्लांट में होता है और सब में इस तरह से कंप्लीट होता है। और इस प्रकार P680 से उत्सर्जित ये इलेक्ट्रॉन लौटकर उसके पास नहीं आता है और हिल्बर्ट-बर्नौली द्वारा प्रदत्त यह परिकल्पना Z स्कीम या Z परियोजना भी कहलाती है। इसको Z स्कीम या Z परियोजना के नाम से भी जानते हैं हम, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं आ जाते हैं और आपसे किया 1 मार्क से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि Z स्कीम क्या है, तो आप बता सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा इसे यह प्रकाशिकी अप्रकाशिकी अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोराइलीकरण की क्रिया कहलाती है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा अगला जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सूडो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। ओके, सूडो साइक्लिक यानी सूडो चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वास्तविक साइक्लिक नहीं है, साइकिल तो बन रही है लेकिन वास्तविक नहीं है। तो अर्नॉन और सहयोगियों ने 1954 में एक और प्रकार का प्रकाश फॉस्फोरीकरण का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि CO2 और NADP की अनुपस्थिति में अगर पर्णहरित अणुओं को प्रकाशित किया जाए तो FMN या विटामिन K की उपस्थिति में ADP व अकार्बनिक फॉस्फेट मिलकर ATP का निर्माण कर लेते हैं। ओके, अर्नॉन ने O2 पर निर्भर FMN उत्प्रेरित फॉस्फोरिलीकरण को सूडो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण का नाम दिया। ये जो प्रोसेस है जिसमें FMN आप देख सकते हो, FMN की जो प्रोसेस FMN है वो H2O से रिएक्ट करेगा प्रकाश पर्णहरित की उपस्थिति में और क्या बना रहा है, एक तो ATP बना रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ATP बन रहा है और यहाँ पर FMNH2 ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ग्राही है जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और साथ में फाइनली H2 से बाइंड होकर क्या बनाएगा, FMNH2 और साथ में ही यहाँ पर O2 को रिलीज करेगा, O2 को मुक्त करेगा। तो एक ये भी तरीका है ऑक्सीजन ATP के संश्लेषण का। हमने यहाँ पर अब देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ATP का संश्लेषण किस किस तरह से हो सकता है या क्या प्रोसेस है जिससे ATP का संश्लेषण हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।